Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं। जी, हम प्राचीन चीन के इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं। उन नदी राजवंशों की कहानी जानेंगे जिन्होंने चीनी सभ्यता की नींव रखी। और साथियों, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के लिहाज से यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ध्यान से सुनिएगा। हाँ, और हमारी ये जो पूरी चर्चा है ये मैकडूगल लिटिल की विश्व इतिहास पुस्तक पैटर्न्स ऑफ इंटरैक्शन चैप्टर 2 सेक्शन 4 पर आधारित होगी। बिल्कुल, हम सिर्फ इसी स्रोत से जानकारी ले रहे हैं, कोई बाहर की बात नहीं, ताकि आपको एकदम सटीक मतलब ऑथेंटिक डिटेल्स मिले। हाँ, देखिए, आज हम कोई समरी या सारांश नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये एक विस्तृत विश्लेषण है। स्रोत में जो भी तथ्य हैं, नाम, तारीखें, अवधारणाएं, हाँ, उन सबको हम हूबहू डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जी, ये उस चैप्टर का एक डिटेल्ड एक्सट्रैक्शन है ताकि आपकी तैयारी का बेस मजबूत हो। हमारा मिशन यही है कि इन विवरणों के जरिए आपकी इस विषय पर पकड़ बने। हम चीन के विशाल भूगोल से शुरू करेंगे, उसके प्रभाव देखेंगे, फिर शांग राजवंश, उनके रिकॉर्ड्स, वो ओरेकल बोन्स, उस पर बात करेंगे, और फिर आखिर में ज़ू राजवंश, उनका मैंडेट ऑफ हेवन, राजवंशीय चक्र, फ्यूडलिज्म, ये सब कॉन्सेप्ट्स। हाँ, ये सब चीनी इतिहास को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये ज्ञान यात्रा। सबसे पहले चीन का भूगोल। देखिए, प्राचीन चीन को समझना है तो उसके विशाल भूगोल को समझना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये भूगोल ही था जिसने उसे संसाधन भी दिए और उसे थोड़ा अलग थलग भी रखा। सही कहा। स्रोत कहता है कि जो प्राकृतिक बाधाएं थीं, उन्होंने प्राचीन चीन को बाकी सभ्यताओं से कुछ हद तक मतलब समवॉट अलग कर दिया। कुछ हद तक यानी पूरी तरह आइसोलेटेड नहीं था। नहीं, पूरी तरह नहीं, लेकिन बाधाएं थीं बहुत जबरदस्त। जैसे पूर्व में देखिए पीला सागर, पूर्वी चीन सागर, और फिर वो विशाल प्रशांत महासागर, और देश के अंदर अंदरूनी हिस्सा तो स्रोत के मुताबिक लगभग 2/3 पहाड़ों और रेगिस्तानों से भरा है। 2/3 हिस्सा। हाँ, पश्चिम में तकलामाकन रेगिस्तान, TAKLAMAKAN, और तिब्बत का पठार जो बहुत ऊंचा है, करीब 15,000 फीट। और दक्षिण पश्चिम में तो हिमालय है ही, एक विशाल दीवार। बिल्कुल, और उत्तर में गोबी रेगिस्तान और मंगोलियाई पठार, मतलब मुश्किल इलाका। तो ये सारी बाधाएं मिलकर चीन के मुख्य इलाके को, जहां लोग रह सकते थे, खेती कर सकते थे, उसको एक तरह से बंद कर देती थी। हाँ, एक तरह से बॉक्स में बंद कर देती थी। ये ज्यादातर पूर्वी हिस्से की नदी घाटियां थीं, और इसी वजह से विचारों का, सामान का, टेक्नोलॉजी का वैसा आसान आदान प्रदान नहीं हो पाया जैसा मेसोपोटामिया, मिस्र या सिंधु घाटी में हुआ। ठीक है, लेकिन जहां उपजाऊ जमीन थी वहां नदियां तो थीं। कौन सी मुख्य नदियां थीं? 2 प्रमुख नदी सिस्टम थे। दोनों पहाड़ी पश्चिम से निकलकर पूर्व में प्रशांत की तरफ बहती हैं। अच्छा। उत्तर में है ह्वांगे, HANGHE, जिसे येलो रिवर या पीली नदी भी कहते हैं। पीली नदी। और मध्य चीन में है चांगजियांग, CHANGJIANG, इसे यांगत्सी, YANGTZE नाम से भी जाना जाता है। ये पूर्व की ओर बहकर येलो सी में गिरती है, खेती और ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण। वांगहे का नाम पीला क्यों पड़ा? ये पीली क्यों है? हाँ, इसकी वजह है वो पीली गाद, मतलब येलोइश सिल्ट, जो ये नदी बाढ़ के वक्त जमा करती है। इस गाद को लोएस कहते हैं। लोएस, LOESS। और ये मिट्टी उपजाऊ होती है। बहुत उपजाऊ। स्रोत बताता है कि ये असल में पश्चिम और उत्तर के रेगिस्तानों से हवा से उड़ाई गई धूल है। अच्छा, तो इसी लोएस की वजह से उत्तरी चीन का मैदान, नॉर्थ चाइना प्लेन, खेती के लिए इतना अच्छा बना, इतना कि वहां सुमेरियन शहरों से भी पहले खेती शुरू हो गई थी। बिल्कुल, लेकिन इस उपजाऊपन का एक बहुत भयानक पहलू भी था। वो क्या? विनाशकारी बाढ़, डिजास्ट्रस फ्लड्स। हुआंगहो अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए इतनी बदनाम थी कि अपना पूरा रास्ता बदल सकती थी। ओह, इसीलिए उसे एक डरावना नाम मिला, चीन का शोक, चाइना सॉरो। ये बाढ़ें पूरे के पूरे गांव तबाह कर देती थी। तो जाहिर है
इन बाड़ों को कंट्रोल करना, सिंचाई का इंतजाम करना, ये सब शुरुआती चीनी समाज के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया होगा। हाँ बिल्कुल। और इसके लिए जरूरत थी बड़े पैमाने पर सार्वजनिक काम की, आपसी सहयोग की और मजबूत लीडरशिप की, जिससे शायद एक केंद्रीकृत सत्ता मतलब सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की जरूरत महसूस हुई होगी। एस्पिरेंस, ध्यान दें, भूगोल कैसे राज्य निर्माण को प्रभावित करता है। सही पॉइंट है। और इसी भूगोल ने मतलब इस सापेक्ष अलगाव और अपनी खास संस्कृति ने चीनियों की सोच को भी आकार दिया। उनमें मध्य साम्राज्य, मिडिल किंगडम की भावना आई। मध्य साम्राज्य मतलब? वो खुद को दुनिया का केंद्र समझने लगे। उनका जो चीनी नाम है जोंगवो, उसका मतलब ही है मध्य साम्राज्य। ये एक तरह की सांस्कृतिक श्रेष्ठता की भावना दिखाता है। लेकिन आपने कहा था अलगाव कुछ हद तक ही था, तो क्या बाहर से कोई दबाव या खतरा भी था? हाँ, देखिए, ऊंचे पहाड़ और रेगिस्तान बड़ी भारी सेनाओं के आक्रमण को तो मुश्किल बनाते थे, लेकिन उत्तर और पश्चिम की सीमाएं वो खानाबदोश लोगों, नोमैडिक पीपल्स के हमलों के लिए खुली थी। अच्छा, मतलब नोमैडिक हमले होते रहते थे? हाँ, स्रोत कहता है कि पश्चिम और उत्तर से ये हमले चीनी इतिहास में एक लगातार बनी रहने वाली समस्या थी। और इसने भी मजबूत शासकों और अच्छी सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत को बल दिया। ठीक है, तो ये था चीन का भौगोलिक स्टेज। अब देखते हैं इस पर सभ्यता कैसे उभरी। चीन में इंसानों के होने के सबूत कब से मिलते हैं? बहुत पुराने। स्रोत बताता है कि दक्षिण पश्चिम चीन में करीब 1.7 मिलियन साल पुराने जीवाश्म मिले। 1.7 मिलियन साल? हाँ। और बीजिंग के पास पेकिंग मैन का कंकाल मिला है, जो होमो इरेक्टस था। ये दिखाता है कि करीब 5 लाख साल पहले भी लोग उत्तरी नदी घाटी में रह रहे थे। लेकिन पहले शहर वो कब बनने शुरू हुए? शहर बनने शुरू हुए लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास, जब हुआंग हे के किनारे की खेती वाली बस्तियां धीरे धीरे शहरी केंद्र बनने लगीं। और यही वो समय है जिसे चीन के पहले राजवंश से जोड़ा जाता है, वो जिया राजवंश। हाँ, जिया राजवंश, जिसे शिया जैसा उच्चारण करते हैं, लेकिन इसे पौराणिक माना जाता है। पौराणिक क्यों? क्या इसके सबूत नहीं है? इसके समकालीन मतलब उसी समय के ठोस लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं। इसकी कहानी बाद की किताबों और किंवदंतियों से आती है। कहते हैं कि इसके नेता थे यू, जो एक इंजीनियर और गणितज्ञ थे। अच्छा, और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? वही हुआंग हो की बाढ़ को कंट्रोल करना और सिंचाई के प्रोजेक्ट्स बनाना। ये किंवदंती भी दिखाती है कि पर्यावरण को मैनेज करना और अच्छा शासन कितना जुड़ा हुआ था। ये तो दिलचस्प है, लेकिन वो पहला राजवंश कौन सा है जिसके हमारे पास ठोस उसी समय के सबूत हैं? वो है शांग राजवंश। इनका समय है लगभग 1700 ईसा पूर्व से 1027 ईसा पूर्व तक। शांग राजवंश। और इनमें क्या खास बात थी? सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये चीन के पहले शासक थे जिन्होंने लिखित रिकॉर्ड छोड़े। यहीं से हम किंवदंतियों से निकलकर डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में आ जाते हैं। अच्छा, तो इनके शहरों के बारे में क्या पता है? स्रोत अन्यांग शहर का जिक्र करता है। हाँ, स्रोत 2 बातें बताता है। एक कि इनके शहर ज्यादातर लकड़ी के बने होते थे, घर, महल, मंदिर सब लकड़ी के। लकड़ी के? वो तो ज्यादा टिकते नहीं होंगे। शायद इसीलिए उनके अवशेष कम मिलते हैं। दूसरी खास बात थी शहरों की सुरक्षा के लिए बनी विशाल मिट्टी की दीवारें। मिट्टी की दीवारें वो कितनी मजबूत होती होंगी और कितनी बड़ी? स्रोत बताता है कि ये बहुत बड़ी होती थी, इतनी बड़ी कि इन्हें बनाने के लिए हजारों मजदूरों को एक साथ काम करना पड़ता होगा, वो भी बिना आज की मशीनों के। हजारों मजदूर? तो ये दीवारें क्या दिखाती हैं? ये साफ दिखाती हैं कि शांग शासकों के पास एक शक्तिशाली सत्ता थी, एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण था जो इतने बड़े सार्वजनिक काम करवा सकता था, चाहे वो रक्षा के लिए हो या बाढ़ रोकने के लिए। एस्पिरेंस नोट करें, प्राचीन समाजों में राज्य शक्ति के संकेतक। और शांग समाज कैसा था? क्या सब लोग बराबर थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ कहता है कि समाज 2 मुख्य ग्रुप्स में बटा था, कुलीन और किसान। एक स्पष्ट पदानुक्रम मतलब हायरार्की थी। शक्ति किसके पास थी? शक्ति थी योद्धा कुलीनों के पास, जमीन भी उन्हीं की थी। ऐसा लगता है कि शांगराज कई छोटे छोटे इलाकों का समूह था जिन पर ये स्थानीय कुलीन राज करते थे। एक तरह की मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी थी। अच्छा, और परिवार की क्या भूमिका थी समाज में? परिवार तो चीनी समाज के लिए एकदम केंद्रीय था, मुख्य सामाजिक संस्था। किन बातों पर जोर दिया जाता था परिवार में? सबसे ज्यादा जोर था माता पिता के प्रति सम्मान पर। इसे बाद में फिलियल पाइटी का नाम दिया गया। और समाज बहुत ज्यादा पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक मतलब? परिवार का सबसे बड़ा पुरुष ही संपत्ति कंट्रोल करता था
और सारे जरूरी फैसले लेता था। महिलाओं से उम्मीद की जाती थी कि वो पहले पिता की, फिर पति की और बाद में अपने बेटों की आज्ञा माने। ठीक है। और क्या परिवार का धर्म से भी कोई कनेक्शन था? हाँ, बहुत गहरा। वो देवताओं में विश्वास करते थे, जिनमें एक सबसे बड़े देवता थे शांगदी। और छोटे देवता भी थे? लेकिन पूर्वजों का क्या रोल था? आपने पूर्वज पूजा का जिक्र किया था। हाँ, उनका मानना था कि देवी देवताओं तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता उनके अपने मरे हुए पूर्वजों के जरिए है। वो मानते थे कि परिवार के पूर्वजों की आत्माएं मरने के बाद भी एक्टिव रहती हैं। और वो जीवित लोगों को प्रभावित कर सकती थी। बिल्कुल। वो परिवार के लिए अच्छा भाग्य ला सकती थी या मुसीबत भी खड़ी कर सकती थी। इसीलिए पूर्वजों को खुश रखना जरूरी था। उन्हें देवताओं तक पहुंचने के लिए मध्यस्थ भी माना जाता था। मध्यस्थ मतलब वो देवताओं से सिफारिश करते थे? हाँ, कुछ ऐसा ही। लोग पहले अपने पूर्वजों से प्रार्थना करते थे कि वो उनकी बात देवताओं तक, जैसे शांगदी तक, पहुंचाएं। तो पूर्वजों से सलाह लेना, उनकी मर्जी जानना, ये तो बहुत जरूरी रहा होगा, खासकर राजाओं के लिए। बिल्कुल। और यहीं से हमें शांग राजवंश की सबसे प्रसिद्ध चीजों में से एक मिलती है। क्या? ऑरेकल बोन्स। ऑरेकल बोन्स, हाँ, सुना है इनके बारे में। ये क्या होते थे? स्रोत बताता है कि ये जानवरों की हड्डियां और कछुए के खोल, एनिमल बोन्स एंड टॉर्टोइज शेल्स होते थे। शांग राजा इनका इस्तेमाल देवताओं और पूर्वजों की आत्माओं से सलाह लेने के लिए करते थे। अच्छा, कैसे करते थे? क्या प्रक्रिया थी? स्रोत 3 स्टेप्स बताता है। पहला, राजा या पुजारी हड्डी या खोल पर अपना सवाल लिखते थे, जैसे फसल कैसी होगी, युद्ध करें या नहीं, रानी को बेटा होगा क्या। सवाल लिखते थे हड्डी पर? हाँ। फिर दूसरा स्टेप, उस हड्डी या खोल पर कोई गर्म चीज, जैसे गर्म पोकर या धातु का टुकड़ा, लगाते थे। उससे क्या होता था? गर्मी से हड्डियां खोल में दरारें पड़ जाती थी। और तीसरा स्टेप, एक भविष्यवक्ता, डिवाइनर, उन दरारों के पैटर्न को पढ़ता था और आत्माओं का जवाब बताता था। वाह, ये तो काफी विस्तृत प्रक्रिया लगती है। लेकिन इतिहास के नजरिए से इनका क्या महत्व है? सबसे बड़ा महत्व ये है कि उन हड्डियों पर सवाल लिखे गए थे। कभी कभी जवाब या नतीजा भी लिख दिया जाता था। तो ये हड्डियां खुद एक रिकॉर्ड बन गई। अच्छा। ये ऑरेकल बोन्स ही चीनी लेखन का सबसे पुराना पर्याप्त मात्रा में मिला हुआ समूह है। इन्हीं से हमें शांग के बारे में इतना कुछ पता चलता है। ये शांग को प्रागइतिहास से इतिहास में ले आते हैं। तो इन्हीं ऑरेकल बोन से हमें चीनी लेखन की पहली असली झलक मिलती है। ये लिखने का तरीका कैसा था? क्या यह हमारी वर्णमाला मतलब अल्फाबेट जैसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एकदम अलग है। चीनी सिस्टम में हर चिन्ह मतलब कैरेक्टर आमतौर पर एक पूरे शब्दांश, सिलेबल या भाषा की एक इकाई, यूनिट ऑफ लैंग्वेज के लिए होता है। एक चिन्ह, एक शब्दांश या इकाई। हमारी तरह नहीं कि एक चिन्ह एक ध्वनि। हाँ, इसे अक्सर लोगोग्राफिक कहते हैं, जहां चिन्ह शब्दों या विचारों को दिखाते हैं। ये ध्वन्यात्मक नहीं है, जहां चिन्ह सिर्फ ध्वनियों को दिखाते हैं। तो इसे सीखना तो बहुत ही मुश्किल होता होगा। कितने चिन्ह याद करने पड़ते होंगे? हाँ, मुश्किल तो था, लेकिन स्रोत बताता है कि इस सिस्टम का एक बहुत बड़ा फायदा था, खासकर चीन जैसे बड़े और विविध देश के लिए। फायदा? क्या फायदा? एकता, यूनिटी। एकता वो कैसे? ऐसे कि चीन के अलग अलग हिस्सों में लोग शायद बहुत अलग अलग बोलियां बोलते थे। हो सकता है वो एक दूसरे की बोली समझ भी ना पाते हो। अच्छा। लेकिन वो लिखी हुई चीज पढ़ और समझ सकते थे, क्योंकि चिन्ह विचारों या शब्दांशों को दिखाते थे, किसी खास इलाके के उच्चारण को नहीं। तो हर पढ़ा लिखा आदमी एक ही लिखित सिस्टम सीख सकता था। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब उत्तर का अफसर कोई हुक्म लिखकर दक्षिण भेजता और वहां का अफसर उसे समझ लेता, भले ही वो दोनों उस शब्द को बोलते अलग अलग तरीके से हों। बिल्कुल। ये कंट्रोल बनाए रखने, कानून फैलाने, रिकॉर्ड रखने और इतनी दूरियों और भाषा के अंतर के बावजूद एक साझा संस्कृति बनाने के लिए एक जबरदस्त ताकत थी। लेकिन इतनी जटिल प्रणाली का कोई नुकसान भी तो जरूर रहा होगा। हाँ, एक बहुत बड़ी कमी थी चिन्हों की भारी संख्या। शेयर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। कितने चिन्ह थे लगभग? सिर्फ बेसिक पढ़ने लिखने यानी बेसिक लिटरेसी के लिए ही करीब 1500 चिन्ह जानना जरूरी थे। 1500 सिर्फ बेसिक के लिए? हाँ, और सही मायने में पढ़ा लिखा होने के लिए तो बहुत ज्यादा। विद्वानों के लिए 10,000 चिन्ह याद रखना भी आम बात थी। 10,000? बाप रे। तो जाहिर है इसे सीखने में बहुत मेहनत और समय लगता होगा। हाँ, बिल्कुल। और इसका सामाजिक नतीजा क्या हुआ? क्या हुआ? यही कि सिर्फ कुछ ही लोग जिनके पास समय और साधन थे वही पढ़ना लिखना सीख पाते थे। सालों की मेहनत लगती थी। तो साक्षरता सिर्फ अमीर लोगों तक सीमित रह गई, जैसे कुलीन वर्ग,
वेल्दी नोबिलिटी या फिर जो सरकारी नौकरशाह प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेटिक क्लास बनते थे उनके बच्चों तक। हाँ, ज्यादातर आम किसान के लिए ये मुमकिन नहीं था। तो जहां एक तरफ इस लेखन प्रणाली ने चीन को भौगोलिक रूप से जोड़ने में मदद की, वहीं दूसरी तरफ इसने समाज में गहरी खाई भी बना दी, पढ़े लिखे अभिजात वर्ग और अनपढ़ बहुमत के बीच। सही, इसने सामाजिक ऊंच नीच को और पक्का कर दिया, क्योंकि लिखित ज्ञान तक पहुंच का मतलब था शक्ति, प्रशासन और ऊंची संस्कृति तक पहुंच। इसी से वो खास विद्वान अधिकारी वर्ग बना। ठीक है, तो ये था शांग राजवंश, लेखन, शहर, समाज। लेकिन राजवंश तो हमेशा नहीं रहते। शांग के बाद कौन आया? शांग के बाद आए जू राजवंश, जो डायनेस्टी, ZHOU उच्चारण जो। स्रोत बताता है कि उन्होंने लगभग 1027 ईसा पूर्व में शांग को उखाड़ फेंका। अच्छा, 1027 BC में। अब किसी जमे जमाए राजवंश को हटाने के लिए कोई ना कोई कारण तो बताना पड़ता होगा, मतलब जस्टिफिकेशन। जोऊ ने अपने कब्जे को सही कैसे ठहराया? उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विचार पेश किया, मैंडेट ऑफ हेवन। मैंडेट ऑफ हेवन, स्वर्ग का आदेश। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि शासक को शासन करने के लिए देवताओं की मंजूरी, मतलब डिवाइन अप्रूवल, मिली हुई है। ये सोच के स्वर्ग यानी देवता अपना आशीर्वाद और राज करने का हक सिर्फ एक न्यायप्रिय और कादिल राजा को ही देते हैं। तो जोऊ ने इसका इस्तेमाल शांग के खिलाफ कैसे किया? उन्होंने ऐलान किया कि जो आखिरी शांग राजा था वो बहुत बुरा, क्रूर और नाकारा हो गया था। इतना बुरा कि देवताओं ने खुद उससे अपना समर्थन वापस ले लिया है। मतलब शांग से मैंडेट रद्द हो गया है और ये मैंडेट अब जो नेता को दे दिया है जो गुणी और काबिल है। ओह, तो इस तरह उन्होंने अपने विद्रोह को सही ठहरा दिया। ये सिर्फ बगावत नहीं बल्कि स्वर्ग की मर्जी पूरी करना था। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट चीनी सरकार की सोच के लिए एकदम सेंट्रल बन गया। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि राजा का राज करने का हक इस बात पर निर्भर करता था कि वो कितना अच्छा राज कर रहा है? हाँ, एक तरह से ये एक अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट जैसा था। अगर कोई राजा भ्रष्ट हो जाए, नाकारा हो जाए या फिर राज्य में भयानक आफतें आएं, जैसे बाढ़, अकाल, किसानों का विद्रोह, बाहरी हमला, तो ये माना जाता था कि राजा ने मैंडेट ऑफ हेवन खो दिया है। हाँ, और ये संकेत होता था कि अब किसी और को विद्रोह करके उसे हटाने का अधिकार मिल गया है। इससे विद्रोह को वैधता मिल जाती थी। ये तो बड़ा डायनामिक कॉन्सेप्ट है। और इसी से जुड़ा है अगला विचार, है ना, राजवंशीय चक्र। हाँ, राजवंशी चक्र, डायनास्टिक साइकिल। ये क्या है? ये इतिहास का एक पैटर्न है। राजवंशों के उदय, उनके पतन और फिर उनकी जगह नए राजवंश के आने का चक्र। ये चक्र कैसे चलता है? इसके क्या चरण हैं? स्रोत के अनुसार ये ऐसे है। एक, नया राजवंश सत्ता में आता है, अक्सर अफरा तफरी के बाद। वो शांति लाता है, जमीन बांटता है, सड़कें नहरें बनवाता है। लगता है कि उसे मैंडेट मिल गया है। ठीक है, शुरुआत अच्छी हुई। फिर 2, कुछ पीढ़ियों बाद राजवंश कमजोर होने लगता है। राजा भ्रष्ट हो जाते हैं, टैक्स बहुत बढ़ जाते हैं, सरकार ढीली पड़ जाती है। फिर तीसरा चरण। 3, आपदाएं आती हैं। स्रोत गिनाता है, बाढ़, अकाल, किसान विद्रोह, बाहरी हमले। ये संकेत है कि राजवंश ने मैंडेट ऑफ हेवन खो दिया है। और जब मैंडेट खो गया तो 4, देवी देवताओं का समर्थन खोने से विद्रोह को लेजिटिमेसी मिल जाती है। 5, कोई नया ताकतवर आदमी या परिवार उठता है, दावा करता है कि मैंडेट अब उसके पास है, पुराने राजवंश को उखाड़ फेंकता है और व्यवस्था बहाल करता है। और फिर वो नया राजवंश बन जाता है। और छठा चरण, चक्र फिर से शुरू हो जाता है। बिल्कुल। ये इतिहास को देखने का एक चक्रीय नजरिया है जो सीधे राजा के नैतिक स्तर और उसकी काबिलियत से जुड़ा है। अच्छा, अब जू ने शांग से काफी बड़ा इलाका जीता था। इतने बड़े साम्राज्य को उन्होंने संभाला कैसे, मैनेज कैसे किया? हाँ, ये एक चुनौती थी। वो सीधे केंद्र से सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने एक सिस्टम अपनाया जिसे स्रोत सामंतवाद, फ्यूडलिज्म कहते हैं। सामंतवाद, यूरोप जैसा? थोड़ा अलग, पर मूल विचार वैसा ही। स्रोत के मुताबिक ये एक राजनीतिक सिस्टम था जिसमें राजा अपनी जमीनें, जो कानूनी तौर पर उसी की होती थीं, इस्तेमाल करने के लिए कुलीनों यानी सामंतों को दे देता था। और बदले में सामंत क्या करते थे? बदले में सामंत राजा के प्रति वफादारी निभाते थे, जरूरत पड़ने पर उसे सैनिक मदद देते थे और अपनी जमीन पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा करते थे। तो ये राजा और क्षेत्रीय सामंतों के बीच आपसी जिम्मेदारियों पर आधारित एक विकेंद्रीकृत, मतलब डिसेंट्रलाइज सिस्टम था। हाँ, बिल्कुल। क्या ये सिस्टम कामयाब रहा? शुरू में ये काफी अच्छा चला। जोऊ स्थिरता लाने में कामयाब रहे।
जिन लोगों को उन्होंने जीता था उन्होंने भी धीरे धीरे उनका शासन और उनकी संस्कृति अपना ली। लेकिन इसमें कोई कमजोरी भी रही होगी। हाँ, इसकी बनावट में ही कमजोरी थी। समय के साथ ये जो स्थानीय सामंत थे, जो अपने अपने इलाकों पर राज करते थे, अपनी सेनाएं रखते थे, वो धीरे धीरे राजा पर कम निर्भर होते गए। अच्छा, कैसे? उनकी अपनी स्थानीय ताकत, उनका अपना पावर बेस दूर बैठे राजा के प्रति वफादारी से ज्यादा मजबूत हो गया। पीढ़ियां गुजरती गईं और सामंत ज्यादा आजाद, मतलब ऑटोनॉमस महसूस करने लगे। वही आखिर में उसके टूटने, फ्रेगमेंटेशन और लड़ाई झगड़े का कारण बन गया। बिल्कुल सही। जू राजा की असली ताकत धीरे धीरे खत्म होती गई और सामंती प्रभु एक तरह से आजाद राजा बन गए जो आपस में ही युद्ध कर रहे थे। और इसी ने चीन के इतिहास में आगे आने वाले बहुत ही हिंसक दौर के लिए मंच तैयार किया। यूपीएससी कनेक्शन, सामंतवाद की प्रकृति, राज्य विघटन के कारण। तो दोस्तों, ये थी प्राचीन चीन के नदी राजवंशों की कहानी। जैसा कि हमारे स्रोत मैकडूगल लिटिल की किताब में बताया गया है, हमने देखा कि कैसे भूगोल ने चीन को आकार दिया। हाँ, वो अलगाव, वो नदियां, खासकर हुआंग हे का दोहरा रूप, खतरा भी और वरदान भी लोइस के कारण, और फिर वो मध्य साम्राज्य वाली सोच। फिर हमने शांग राजवंश को समझा, पहले लिखित रिकॉर्ड यानी ओरेकल बोन्स, समाज में ऊंच नीच, परिवार का बहुत ज्यादा महत्व, और वो अनोखी लिखने की कला जिसने जोड़ा भी और बांटा भी। और आखिर में जू राजवंश, उनके दो बड़े विचार, मैंडेट ऑफ हेवन जिसने शासन को नैतिकता से जोड़ा, और राजवंशीय चक्र जिसने इतिहास के उतार चढ़ाव को समझाया, और उनका सामंतवाद जो शुरू में तो चला पर आखिर में बिखराव ले आया। हाँ, ये जानना वाकई दिलचस्प है कि कैसे इतने बड़े पैमाने पर शासन करने के लिए बनाई गई सामंती व्यवस्था ही आखिर में राज्य के टुकड़े टुकड़े होने का कारण बनी, क्योंकि सामंतों ने केंद्रीय जो सत्ता को नजरअंदाज करके अपने हित साधना शुरू कर दिया। जो हमें और आपको दोस्तों एक सोचने वाले सवाल पर लाता है। स्रूप दिखाता है कि मैंडेट ऑफ हेवन तो कहता है कि अच्छा राज करो ताकि आफतें ना आए, लेकिन जू की सामंती व्यवस्था तो खुद ही बिखराव, लड़ाई और सत्ता संघर्ष की वजह बन गई। तो सोचने वाली बात यह है कि सामंती राज्यों की इस उथल पुथल से आखिर कौन सी राजनीतिक या दार्शनिक सोच उभर सकती थी जो इस चक्र को तोड़ सके, हमेशा के लिए एकता ला सके और मध्य साम्राज्य पर वैसा मजबूत केंद्रीय नियंत्रण स्थापित कर सके जैसा जो आखिर में नहीं कर पाए। ये सवाल आपको आगे की पढ़ाई के लिए एक दिशा देगा। और आज के विश्लेषण पर आधारित एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आप नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। स्रोत के अनुसार मैंडेट ऑफ हेवन के विचार ने चीन में शासन और राजवंशों के परिवर्तन को कैसे प्रभावित किया। दोस्तों, उम्मीद है ये विस्तृत विश्लेषण आपकी यूपीएससी तैयारी में मददगार साबित होगा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के गहन विश्लेषण के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.